हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी पर। और क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और पिछला लेक्चर देखा कि नहीं भाई? पिछला लेक्चर बहुत अमेजिंग था, बहुत शानदार था। आइसोमेरिज्म के बारे में जो हमने इसके अंदर पढ़ा था, एंड आपने देखा आइसोमेरिज्म के साथ साथ हम लोगों ने अनसैचुरेशन नंबर के बारे में भी डिस्कशन किया। एंड ये अनसैचुरेशन नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। और टॉटोमेरिज्म के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करे। तो कुल मिलाकर पिछला लेक्चर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। चैप्टर नहीं, सॉरी, लेक्चर था। क्या बोल रहा हूं मेरे बाबू भाई, ये तो क्या गुंडा बनेगा रे। चलो, सो आप लोगों को पिछले लेक्चर में टॉटोमेरिज्म तक मैंने पढ़ा दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल हम आज पढ़ेंगे, स्टीरियो हम जब जब जो जो चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे तब तब हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी थी, इसीलिए हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं किया था। तो वो हम लोग अपने टाइम पर करेंगे, अभी ऐसा सच कोई नीड नहीं है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना। यानी आज से हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। वो तो हम लोग सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री कैसे हो रही है, वो रिएक्शन कैसे घट रही है, वो रिएक्शन कैसे, आई मीन हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन करने में हमारी मदद कर रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यानी एक रिएक्शन करने में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, सबके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब तरीके के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अब जो आपका केमिस्ट्री में इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो टॉपिक आने वाला है वो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो गाइस यहां पर आप देखो, किसी भी एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर आकर अटैक करता है एक अटैकिंग रिएजेंट। इसके ऊपर आकर अटैक करता है एक अटैकिंग रिएजेंट। तो जब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो सबसे पहले बनता है एक इंटरमीडिएट। सबसे पहले बनता है एक इंटरमीडिएट। ध्यान रखिएगा, ये इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल होता है। वी कैन से इट इज हाईली अनस्टेबल, वी कैन से इट इज हाईली अनस्टेबल। और उसके बाद में, इस इंटरमीडिएट के बाद में आपको दो चीजें मिलती हैं। पहला मिलता है आपके काम की चीज, आपका प्रोडक्ट, और दूसरा मिलता है आपके नॉट सो काम की चीज, बाय प्रोडक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर बेस लाइन है जिस पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। भाई आप कैसे चूज करोगे कि ये मेरे काम की चीज है या ये मेरे काम की चीज है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन बताता हूं। NaCl का रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करा, तो आप लोग सब जानते हो NaOH बनेगा, H2 बनेगा और Cl2 बनेगा। अब यहां पर तो तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप किसकी स्टडी करना चाहते हो? लेट्स से मैं स्टडी करना चाहता हूं NaOH की, मेरे को इससे काम है, या मैं इस NaOH का इस्तेमाल करके फर्दर कोई न्यू रिएक्शन करना चाहता हूं। तो मेरे काम की चीज कौन है? NaOH। इसलिए NaOH को मैं यहां पर प्रोडक्ट मानूंगा। तो सर फिर H2 और Cl2 को क्या मानोगे? इनको बाय प्रोडक्ट मानोगे। समझ में आ गई? अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है?
बेटा सबस्ट्रेट जो होता है ये कार्बन डोनेट करता है नए मॉलिक्यूल को बनाने। जब कभी भी एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उस नए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में वो मॉलिक्यूल जो अपना कार्बन डोनेट करे वो कहलाता है सबस्ट्रेट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट बेसिकली प्रोवाइड्स कार्बन टू द न्यू बॉन्ड। वहीं पर जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये क्या काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे मॉलिक्यूल को अटैकिंग रिएजेंट बोल देंगे। तो अटैकिंग रिएजेंट इज द another molecule which is participating in the reaction। आई बात समझ में? लेकिन कभी कभी आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि सर अटैकिंग रिएजेंट भी अपना कार्बन डोनेट कर रहा हो और ये भी अपना कार्बन डोनेट कर रहा हो तो फिर किसको मानेंगे? अगर ऐसी कंडीशन बन गए तो क्या हो जाएगा? तो स्टार बनाकर एक लिखेंगे, इफ both the molecules provides carbon to the new bond, then the choice is what? Arbitrary। आपके ऊपर है, आपकी इच्छा, जिसको मानना उसको मान लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपकी इच्छा। भाई अगर मान लो तुम्हारे दो बेटे और दोनों ही आ उ ई हैं, दोनों ही च में ऊ की मात्रा, त में ई की मात्रा या में आ की मात्रा वाले, तो अब इन दोनों में से किसको ज्यादा मानोगे या किसको ऊइया मानोगे और किसको अच्छा मानोगे? आपकी इच्छा। अगर आपने फॉर एग्जांपल बोला जा जरा पान लेके आ और उन दोनों ऊइयों में से कोई एक जाके ले आए तो वो अच्छा दूसरा बुरा, मतलब इट्स चॉइस इज योर्स। आ रही बात समझ में? वैसे ही अगर दो मॉलिक्यूल दोनों कार्बन डोनेट कर रहे हैं, दोनों कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं नए बॉन्ड बनाने के लिए, तो चॉइस इज योर्स। किसको आप सबस्ट्रेट मानोगे? द चॉइस इज योर्स। वो दूसरा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? यस यस यस, ध्यान से सब लोग देख लीजिए, फटाफट से ध्यान से अपन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक स्टार बनाकर एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एक स्टार बनाकर डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट से। और एक पॉइंट लिखो कि जब कभी भी अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच के बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन कार्बन में नए बॉन्ड बनेंगे या कार्बन और एक दूसरे एटम के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अ केमिकल रिएक्शन, तो अ chemical reaction is a process in which old bonds between substrate and attacking reagents are broken and new bonds between carbon atoms or between carbon and other atoms are formed। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली इस रिएक्शन की स्टडी, तो द स्टडी ऑफ description of reaction, electron movement के बाद काइनेटिक्स, यानी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है,
कितनी जल्दी हो रही है, कितनी धीरे हो रही है। एनर्जेटिक्स की जगह पर, मतलब एनर्जेटिक्स का मतलब आप लोग क्या समझ सकते हैं? एनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन में जब बॉन्ड टूटा तो कितनी एनर्जी ली, नया बॉन्ड बना तो कितनी एनर्जी छोड़ी। इन सारी चीजों की स्टडी को इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या यहां तक सबको समझ में आया? आराम से इसको नोट कर लो, अपने को कोई जल्दी नहीं है। नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन। चलो चलें आगे बढ़े। अब भाई आप सभी लोग जानते हो कि हमारा ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ये जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, इसमें कार्बन होगा, तभी तो ये इस प्रोडक्ट के अंदर कार्बन सप्लाई कर रहा है। जैसे चलो एक एग्जांपल तुमको पहले बताता हूं ताकि चीज क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए अपने पास में यहां पर है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इससे जुड़ा हुआ है CH3 और H। मान लीजिए इसके सामने आ गया NaOH, तो यहां पर ये Na और ये OH अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन OH नेगेटिव जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा और बना लेगा CH3 ब्रोमीन OH H। अब आप देखो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट टूटा तो ये आपका OH जुड़ गया कार्बन से, बन गया CH3H। और ये वाला जो Br निकलेगा, ये Na के साथ, ये वाले Na के साथ में कंबाइन होकर NaBr बना लेगा। बात को, कॉन्सेप्ट को पूरा प्रॉपरली समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? ठीक से समझोगे? अब देखो ये है तुम्हारा नया प्रोडक्ट और ये है बाय प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में जो कार्बन आया, ये कार्बन कहां से आया? ये कार्बन यहां से आया, तो ये कहलाएगा मेरा सबस्ट्रेट। ये बन गया मेरा अटैकिंग रिएजेंट, ये बन गया मेरा इंटरमीडिएट, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, ये बन गया मेरा बाय प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब यहां पर मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा, मेरे को आपसे ये समझना पड़ेगा कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा? सर टूटा। यहां पर NaOH का बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा? सर टूटा। तभी तो इस OH ने इस कार्बन के साथ में नया बॉन्ड बनाया और इस ब्रोमीन ने इस Na के साथ में नया बॉन्ड बनाया। तो यहां पर एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ में यह कहना चाह रहा हूं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो किस तरीके से टूटते हैं। तो यहां पर हम लोग एक नई हेडिंग डालेंगे, दैट इज फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और वीकेंड से ब्रेकिंग, टूट जाना। किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का। आप लोग सब जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिकली ये बनता है। तो आपका जो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ये दो तरीके का होता है। पहला होता है हेट्रोलेटिक, और दूसरा होता है होमोलेटिक। हेट्रोलेटिक, होमोलेटिक। अब बेटा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और लेटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। होमो का मतलब होता है सेम और वीकेंड से इक्वल, एंड लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक। तो अब यहां पर इस चीज को ठीक से, आराम से
इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग हेट्रोलाइटिक फिजन की, हेट्रोलाइटिक फिजन की। तो गाइस इमेजिन करो यहां पर एक एटम है ए और एक एटम है बी, एक एटम है ए और एक एटम है बी, ठीक है। अब यहां पर जब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये जो ए नाम का एटम है ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी नहीं बचा पाएगा। भाई आप तो जानते हो कि इस ए और इस बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो बेसिकली ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो ए नाम का एटम है ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा पाया और ये जो बी नाम का बदमाश है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस ए नाम के एटम के इलेक्ट्रॉन को भी उड़ा ले जा रहा है, इसलिए ये एरो से इसको शो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि ए के एटम का इलेक्ट्रॉन जा चुका है इसलिए ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पर अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो होगा ये, लेकिन ये बदमाश इस ए के इलेक्ट्रॉन को भी छीन लाया तो इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने से ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड, that when a covalent bond is broken in such a way that one of the atom ब्रैकेट में लिखेंगे which is more electronegative। गाइस क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, इमेजिन करो, और उन दोनों एटम में से एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इन एटम्स का जनरली एटॉमिक साइज छोटा होता है और इनके न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर होती है, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचने की ताकत रखते हैं। ये पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां वाले केस में बी बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो इसने ए के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लिया। हम क्या बोलेंगे, that when a covalent bond is broken in such a way that one of the atom which is more electronegative takes away the electron of the other atom, which is less electronegativity, therefore creating a positive charge on that atom and itself gains a negative charge। खुद नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और सामने वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि ये बन गया अपना कैटायन और ये बन गया अपना एनायन। तो जब कभी भी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा आप लोगों को कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता हुआ तो 100% नजर आएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन समझ में आ गया? चलिए, तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं
होमोलाइटिक फिजन की तरफ। अब सर होमोलाइटिक फिजन के अंदर क्या होगा? बेसिकली इमेजिन करो आपके पास में ए नाम का एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक बी नाम के एटम। अब जब ये दोनों एटम्स को अलग होना होगा तो ये दोनों एटम्स इस तरीके से अलग होंगे कि ये ए नाम का एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और ये बी नाम का एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने एरो कैसा बनाया है? मैंने ये फिश हुक टाइप का एरो बनाया है, इसका एक ही मुंह है देखो, और ये इस वाले का भी एक ही मुंह है। ये देखो डबल हेडेड एरो नहीं बनाया जैसे मैंने यहां बनाया था, ये देखो डबल हेडेड एरो नहीं बनेगा, इसमें सिंगल हेडेड एरो बनेगा। और इस वजह से आपको ए के ऊपर अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिखेगा, बी के ऊपर अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। बेटा ऐसा केस जिसमें एक एटम आ जाए विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एटम जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। तो यहां पर क्या होगा? दैट व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms are broken, then each of the atom takes away its electron, खत्म बात। फॉर्मिंग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। कि एग्जाम्पल तुमको बताता हूं, क्या आप लोग ये बात जानते हो कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो ओजोन लेयर जहां पर बन रही है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, वहां पर ऑक्सीजन नाम की गैस मौजूद है, वहां पर ऑक्सीजन नाम की गैस मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन अभी यहां पर O2 के फॉर्म में अवेलेबल है, यानी इस तरीके से। ये जब इस पर सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस गिरती है तो ये इस तरीके से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये ऑक्सीजन और इस तरीके से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है और बना लेता है फ्री रेडिकल। और फिर दूसरी ऑक्सीजन भी घूम रही होगी वहां पर, ऐसा थोड़ी कि एक ही ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन एटम का फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बना लेता है प्यारी प्यारी ताजी ताजी ओजोन। इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर आसमान में ऐसा नहीं है कि ओजोन एक ही बार बन गई, अब नहीं बनेगी, नहीं, ओजोन रोज बनती है, रोज टूटती है। ओजोन रोज बनती है, ओजोन रोज टूटती है। आ गई बात समझ में? तो आपने देखा होमोलेटिक फिजन कैसे हुआ। हेट्रोलेटिक फिजन देखना चाहते हो तो मान लीजिए यहां पर आपके पास में कार्बन है, इसके पास में 1 2 और 3 हाइड्रोजन है और यहां पर लेड से जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन आप लोग सब जानते हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, ट्याऊ यहां पर बन जाएगा CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, और ये क्लोरीन आ गया अपना नेगेटिव चार्ज लेकर। आ गई बात समझ में प्यारे प्यारे बच्चों? क्लोरीन के पास में अपने खुद के 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हरे कलर वाला, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास। आ गई बात समझ में? ओ यार गुलजारी लालो बताओ, ओ क्या तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यार बोलो यार, क्या कर रहे हो यार, मतलब गुलजारी लाल तुम कुछ बोल नहीं रहे हो।
बोलो बोलो फटाफट चेक करो कि क्या ये बात समझ में आई। हेटेरोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन क्लियर हुआ? तो चलो अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, नए हेडिंग की तरफ, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। What are the type of attacking reagents? Attacking reagents कौन कौन से टाइप के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे गुलजारी लालों, मेरे देशवासियों, ये दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे पास में अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल and nucleophile. We have two types of attacking reagent, electrophiles and nucleophiles. ठीक, अब एक एक करके दोनों को पढ़ना शुरू करें, एक एक करके दोनों को देखना शुरू करें फटाफट से। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स की यहां पर नाम का मतलब समझो, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो, एंड फाइल्स मतलब लविंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर बेसिकली दोज स्पीशीज दैट कैरीज। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज किसको पसंद होगा? अपोजिट अट्रैक्ट्स। मतलब अगर मैं लड़का हूं तो मुझे लड़की पसंद आएगी। आपकी अमृता मैडम मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं लड़का हूं, वो लड़की है, उनको भी मैं पसंद आता हूं। तो नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद आएगा। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज पसंद आ रहा है, मतलब वो खुद क्या होगा? पॉजिटिव। सो दोज स्पीशीज दैट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, और जरा तुम अपने आप को देखो, तुम राह चलते लड़कियों को क्यों देखते हो? क्योंकि तुम हद से ज्यादा सिंगल हो। तुम्हारी ये हालत हो गई है कि घर वाले पूछेंगे बेटा शादी करनी है, कैसी लड़की चाहिए, तो तुम बस एक ही बात बोलोगे कि बस जिंदा होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा सिंगल है, तुम्हारे पास में लड़की की इतनी ज्यादा कमी है कि बस तुमको एक जिंदा लड़की चाहिए। यहां पर भी सेम चीज हो सकती है। इलेक्ट्रॉन पसंद आ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो इट मे बी दैट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, और दैट मे बी electron deficient is called as इलेक्ट्रोफाइल। इसे ही क्या बोला जाएगा गुलजारी लालो? इसे ही बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे। क्या आप लोग जानते हो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, molecules with incomplete octet, that is 8 electrons in valence shell, are called as Lewis acids। जानते हो ना आप लोग, वो मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता और वो सामने वाले मॉलिक्यूल से पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, उसे लुईस एसिड बोला जाता है। तो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये लुईस एसिड भी कहे जा सकते हैं। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव। अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल भूखा नंगा है। जैसे कि H3O पॉजिटिव। अरे हाँ सर, ये भी बिल्कुल भूखा नंगा है। जैसे Cl पॉजिटिव, बिल्कुल भूखा नंगा है। जैसे कि आपका CH3 पॉजिटिव मिथाइल रेडिकल, जैसे आपका NO2 पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दे ऑल हैव पॉजिटिव चार्ज।
दे ऑल हैव पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम यहां पर लिखें AlCl3, तो आप सभी लोग इस बात को जानते हो कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का। देखो इसको, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का, बन गया तुम्हारा AlCl3। लेकिन गिनो इसके एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, केवल 6। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लैक्स। तो यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने की वजह से जो AlCl3 है ये बन गया तुम्हारा लुईस एसिड, यानी ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आई बात समझ में? इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसलिए इसको यहां पर मैं लिखूंगा। उसके अलावा आप FeCl3 लिख सकते हो, FeBr3 लिख सकते हो, BF3 लिख सकते हो, SO3 लिख सकते हो। दे ऑल आर न्यूट्रल, दे ऑल आर न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आई बात? ओ यार बोलो, अब बोलो भाई, ये सब कहलाएंगे ल्यूइस एसिड। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके का कोई भी इशू? क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आए? क्या आप सभी लोगों को इलेक्ट्रोफाइल समझ में आए? ठीक है, आगे बढ़े, देख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल समझने के बाद अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स में न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड फाइल्स मतलब लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकती हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीशीज दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, that are positively charged, नहीं, that are negatively charged, that are negatively charged, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, that are negatively charged। और हमने क्या लिखा था इधर? और मे बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यानी इनके पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो कि ये उसे डोनेट करे, जा भाई ले जा ले जा। अच्छा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट शेल में जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उन्हें लुईस एसिड बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे उन्हें तो लुईस बेस बोला जाएगा प्यारे बच्चों। तो लुईस बेस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बात समझ में आ गई? यानी ये खुद नेगेटिव होंगे, या इनके पास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि क्या बताऊं कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये बोलेंगे ले, तू भी ले, अरे तू भी ले। समझ रहे बात को? आओ इसका हम एग्जाम्पल पढ़ें। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव,
Cn नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ऑल ऑफ देम आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। वहीं पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में, अरे क्या हो गया, अगर आपके पास में अमोनिया आ जाए NH3, तो आप देखो इस अमोनिया के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इसके पास में एक लोन पेयर है और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन से इसने हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अमोनिया बना रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा है, ये चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन को कभी भी कहीं भी डोनेट कर सकता है। गुलजारी लालो, आई बात समझ में? तो ये अमोनिया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको रखा जा सकता है। अच्छा, ऑक्सीजन वाटर वाला, इसके पास में तो 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी जब चाहे जहां चाहे डोनेट कर सकता है। उसके अलावा आपने देखा होगा ईथर्स, ये देखो ईथर्स, ईथर्स भी इसका पार्ट है। देन आपके नाइट्रोजन से अगर मैं 3 हाइड्रोजन की जगह पर, ये आपका नाइट्रोजन है, अगर इससे मैं 3 हाइड्रोजन की जगह पर 3 अल्काइल ग्रुप लगा दूं, यानी नाइट्रोजन ले लूं, लोन पेयर अपनी जगह पर रखूं, यहां 1 अल्काइल, 2 अल्काइल और 3 अल्काइल ग्रुप लगा दूं। लेट्स इमेजिन यहां पर मैंने नाइट्रोजन लेकर यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3 लगा दिया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियोफाइल। क्या ये चीज क्लियर हो गई? आराम से इस बात को नोट करो, आराम से इस बात को नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देखो देखो, फटाफट देखो कैसे ये रिएक्शन हुई। चले आगे। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें लेट से मेरे पास में कार्बन है, उससे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप इस बात को जानते हो कि ब्रोमीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, एंड कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव अपने ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। मतलब ये जो ब्रोमीन है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अब इसके सामने लेट्स इमेजिन एक न्यूक्लियोफाइल आ गया OH नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। अब आप यहां पर खुद एक बात ऑब्जर्व करो कि ये जो कार्बन वाला पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्ट करेगा तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज की तरह, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये बिहेव करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। तो अब क्या होगा, अब ये जाकर इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर लग जाएगा OH, और ये ब्रोमीन को निकालकर बाहर फेंक देगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल नहीं था? अगर ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेकर घूम रहा है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल नहीं था? था, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन ये कमजोर था। ये जेठालाल है, इसके पास बहुत पैसा है, ये अय्यर भाई है, ये बेचारा गरीब साइंटिस्ट है, और ये है बबीता जी। तो बबीता जी तो डिज्नी वर्ल्ड घूमने अय्यर के साथ जा ही नहीं सकती, अय्यर एंजॉय नहीं करा पाएगा, पैसा ही नहीं है, जाना तो जेठालाल के साथ ही पड़ेगा। तो जेठालाल जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बबीता जी को अपने साथ डिज्नी वर्ल्ड घुमाने ले जाएगा, अय्यर रह जाएगा घर पे मेहता जी के घर पे खाना खाने के लिए। ओहो, समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आपने यहां पर ऑब्जर्व करा
कि एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मेरे गुलजारी लालो, मुझे बताओ कि क्या होगा इसके अंदर फटाफट से। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे से अगर क्लियर हो गया हो तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। तो गाइज ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम यहां पर कुछ इफेक्ट्स की बात करना शुरू करेंगे, लेकिन इफेक्ट्स करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें CH3COOH है और उसके सामने OH नेगेटिव आ गया, जिससे बन रहा है CH3COO नेगेटिव और वाटर। अब आप मुझे इसके अंदर बताओ, क्लासिफाई द रिएजेंट्स जिसे मैंने व्हाइट से बनाया है, यानी OH नेगेटिव। यहां पर OH नेगेटिव क्या है? क्या यहां पर OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है या यहां पर OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है? OH नेगेटिव क्या है यहां पर? OH नेगेटिव यहां पर कैसे बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह या एक न्यूक्लियोफाइल की तरह? सर मैं इसका जवाब दे सकता हूं, ये बिहेव कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सर आपने कैसे पता लगाया? अरे बांगड़ू, OH पर चार्ज कैसा है? OH पर चार्ज कैसा है? सर नेगेटिव चार्ज। तो मेरे लाले, मेरे लल्ले, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना, और पॉजिटिव की तरफ भागेगा मतलब न्यूक्लियस की तरफ भागेगा, तो हो गया ना न्यूक्लियोफाइल। चलो एक क्वेश्चन और करो। मान लो अपने पास में CH3 है, CH2 है, Br है, और इससे ये SH नेगेटिव टकरा रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है CH3, CH2SH और Br नेगेटिव। अब बताओ इसके अंदर ये जो SH है ये न्यूक्लियोफाइल है या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ बताओ। सर क्लियरली बात मैं बता रहा हूं, SH नेगेटिव है, मतलब मजाक की बात नहीं है, SH नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कतई नहीं है, कतई नहीं है। एक क्वेश्चन और करता हूं, C6H6 CH3CO पॉजिटिव से बन गया C6H5 COCH3। बताओ बताओ, न्यूक्लियोफाइल बनेगा कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये CH3CO पॉजिटिव? सर मैं कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके का कोई भी इशू? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर एक लिस्ट बनाता हूं। HS नेगेटिव, BF3, CH3CH2O नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। बताओ इनमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? फटाफट लिस्ट कर दो, फिर मैं आंसर लिखूंगा एंड यू गाइस कैन चेक योर आंसर्स कि क्या आपके आंसर्स ठीक आए या क्या आपके आंसर्स गलत आए, क्या आए। देखो फटाफट। बैड एज
bad as mine. लियो। तो HS नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग। BF3 बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आप बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल में हमने BF3 लिखा भी था और इलेक्ट्रोफाइल में हमने उसको देख भी लिया और प्रूफ भी कर लिया, मतलब हमको आ गया। अब यहां देखो, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां तक अब हमने कर लिया। अब हम चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट की तरफ जिसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में जितना हो पाएगा डेफिनेटली उतना करेंगे, बट पहले जरा इतना नोट कर लो। तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है इन द कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है इन द कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल डिस्प्लेस ईदर बाय इटसेल्फ, यानी कि अपने आप ये डिस्प्लेसमेंट शो करने लग जाए, तो मॉलिक्यूल डिस्प्लेसेस ईदर बाय इटसेल्फ और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनदर स्पीशीज, यानी किसी और स्पीशीज की वजह से ये अपनी पोजीशन छोड़कर हट जाए, और बाय एन अटैकिंग रिएजेंट, यानी आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा ना अटैकिंग रिएजेंट, तो वो अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में आकर छोड़कर भाग जाए, अपनी जगह छोड़कर भाग जाए, यानी डिस्प्लेस हो जाए, यानी जहां पर वो कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में है, वो दो एटम के बीच से स्विच करके कहीं और चला जाए। आ गई बात समझ में? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है ये बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स पढ़ना यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, जो सबसे पहला इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर जन्मजात कीड़ा है, ये पैदा हुआ ही कीड़े के साथ था, तो इसके अंदर ये इफेक्ट जिसको बोलना चाहिए परमानेंटली चलता रहेगा। ठीक है, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक एक करके मैं आपको दोनों टाइप एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, अब ये माइनस आई इफेक्ट के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस आई इफेक्ट के अंदर when an electron withdrawing group, when
an electron withdrawing group is attached to the carbon, जब आपके कार्बन से या आपके कार्बन की चेन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, उस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब आप लोग सब इस बात को जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ये बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब देखो ये कैसे काम करता है। यहां आ गया मेरा कार्बन, ये इसके कोई बॉन्ड, ये आ गया कार्बन, ये इसके कुछ बॉन्ड रहे होंगे, ये आ गया कार्बन, इससे कुछ बॉन्ड रहे होंगे, और ये आ गया कार्बन। कार्बन की मैंने लंबी चेन ले ली और मैंने यहां पर इमेजिन करा, लेट से मैं यहां पर क्या लगाऊं, क्लोरीन लगा के बता दूं। चलो मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब आप सभी लोग इस बात को जानते हो, ये जो अपना क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर खींच लेगा। यानी क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने नजदीक ले आएगा, करीब ले आएगा। मतलब जिसको बोला चाहिए पूरी तरीके से खींच के नहीं ले आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लेगा तो ये तो बॉन्ड ही टूट जाएगा, फिर कार्बन पर पूरा +1 चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर पूरा -1 चार्ज आ जाएगा, ये हमको नहीं चाहिए। तो यहां पर ये क्या करेगा, केवल अपनी ओर खिसका लेगा। इमेजिन करो तुम स्कूल जा रहे हो, बस में बैठे हो, तुम्हारे और तुम्हारे आगे वाली सीट पे जो लड़का बैठा है या लड़की बैठी है, तुम लोगों के बीच में एक ही खिड़की है। ऐसा होता है ना बसेस में कि 2 सीट के बीच में खिड़की होती है, और वो खिड़की दिखती इतनी बड़ी है लेकिन बीच में इतना बड़ा कांच होता है, वो इतनी सी खुलती है, खिड़की केवल इतनी सी खुलती है, और सामने वाले को इतनी सी खुली हुई मिलती है। अब अपन क्या करते हैं, खिड़की पे से हाथ लगा के बैठते हैं, खिड़की पे अपन से हाथ लगा के बैठते हैं, और जैसे सामने वाले लड़की का ध्यान हटता है, अपन थोड़ी सी खिड़की उसकी बंद करके अपनी थोड़ी सी और खोल लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे आपने खिड़की थोड़ी सी आगे की तरफ खसकाई, आपने क्या करा, अपनी तरफ ज्यादा स्पेस क्रिएट कर ली। बस यहां पर भी यही होगा कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी ओर खिसका लेता है, थोड़ा सा, ताकि सामने वाले को पता नहीं चले और अपने पास थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन चार्ज तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से इस क्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव, तो इस कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब ये कार्बन बोलता है, तुमने वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी थी यार, फिर हेरा फेरी में वो आखिरी में जब फाइट सीन चल रहा होता है, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो वो कोई बाबूराव का कुर्ता फाड़ देता है, तो बाबूराव बाकी सबके भी कुर्ते फाड़ना चालू कर देता है। तो जिसके हाथ में जो आ रहा होता है वो उसके कुर्ते फाड़ता चलता है कि मेरा तो कुर्ता फटा है सनम, मैं तेरा भी फाड़ दूंगा। बस वही चीज ये कार्बन यहां पर करेगा, बोलेगा साला मेरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो तू कैसे सुखी है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बीबी कैसी, तेरे बच्चे काले। ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि अब ये कार्बन पॉजिटिव हो गया है, तो कार्बन पॉजिटिव हो गया है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या कार्बन में दम है, क्या कार्बन के पास में गुर्दा है, क्या कार्बन के पास में लीवर है, क्या कार्बन के पास में इतना जिगरा है कि वो पड़ोसी के कार्बन को पूरी तरीके से अपनी ओर खींच ले जितना ये क्लोरीन में था? नहीं, फट्टू तो है ही है, पीठ पीछे कुर्ता फाड़ सकता है, सामने आके तो फाड़ेगा नहीं। इस वजह से ये कार्बन पर बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन में उतना दम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले। फिर ये कार्बन बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बीबी कैसी, तेरे बच्चे काले, मैं तेरे पर भी लगाऊंगा एक चार्ज। तो इस तरीके से क्रिएट हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ में? अच्छा, इस कार्बन तक आते आते ये चार्ज नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब इट इज ओनली वैलिड अप टू 3 कार्बन, केवल अप टू 3 कार्बन तक ही वैलिड है। तो यहां पर स्टार बनाकर हम लिख लेंगे दैट इट अप्लाइज ओनली अप टू
3 कार्बन्स, इट कैन ओनली बी अप्लाइड अप टू 3 कार्बन। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट और वी कैन से माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? अब यहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो यहां पर अटैच होने के बाद में इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। देखो एक बात बताता हूं, यहां क्लोरीन की जितनी ताकत होगी ये उतना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। मान लो क्लोरीन के पास ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए हो सकता है क्लोरीन पर -0.2 ही चार्ज आया हो, लेकिन अगर मैं क्लोरीन की जगह फ्लोरीन अटैच कर दूं तो फ्लोरीन और जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो हो सकता है उस पर -0.4 चार्ज आ जाए। आ रही बात समझ में? मान लो यहां पर मैंने Cn लगा दिया, तो हो सकता है Cn में और ज्यादा ताकत हो तो ये -0.45 नेगेटिव चार्ज लेकर चले। मतलब अलग अलग ग्रुप्स के पास में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत अलग अलग होगी। तो वो कौन कौन से ग्रुप होंगे जो बहुत ज्यादा -I इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो कौन कौन से ग्रुप होंगे जो बहुत कम -I इफेक्ट क्रिएट करेंगे? तो एक आपको मैं ऑर्डर सिखाता हूं यहां पर, तो मैं अगले पेज पे बना लेता हूं जरा अच्छे तरीके से। तो डिक्रीजिंग order of strength of species shows -I इफेक्ट। सबसे ज्यादा थकेला अगर कोई ग्रुप है, तो थकेले हम ताकतवर से स्टार्ट करते हैं, तो वो है NR3। ये इतना ज्यादा बड़ा भिखारी है, मतलब नाइट्रोजन के पास में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। ये इतना ज्यादा बड़ा भिखारी है कि ये सामने वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा खा जाता है, खींच लेता है। सबसे ज्यादा -I इफेक्ट अगर कोई क्रिएट करता है तो वो NR3 है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज 3 अल्काइल ग्रुप के साथ। फिर इससे थोड़ा कम अपना अमोनिया विद अ पॉजिटिव चार्ज, फिर अपना नाइट्रो ग्रुप NO2, फिर अपना साइनाइड ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप के बाद अपना CF3, CF3 के बाद अपना COOH, फिर COOH के बाद अपना सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव भिखारी फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में CCl3, फिर CCl3 के बाद में आपका क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आपका ब्रोमीन, वाह 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 वाह, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन। क्या तुम्हारे नमक में आयोडीन है? आयोडीन के बाद में OH, OH के बाद में NH2, NH2 के बाद में और क्या हालचाल तुम्हारे, और उसके बाद में सबसे आखिरी में आपका बेंजीन का रिंग यानी फिनाइल का रिंग। तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब आप लोग समझ जाएंगे कि अगर किसी ग्रुप के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर OH लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है तो ज्यादा ताकतवर कौन है मामा मिया? आई बात तुमको समझ में? बोलो बच्चों बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका -I इफेक्ट, जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है। -I इफेक्ट के बाद में एक और इफेक्ट आता है जिसे बोलते हैं +I इफेक्ट। अब +I इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाए, when an electron donating group is attached to the carbon chain, आपकी कार्बन चेन में जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? हमको तो माफी दे दो ठाकुर। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? देखो, मान लीजिए आपका कार्बन है, मान लीजिए आपका यहां पर कार्बन है, और इस कार्बन से मान लो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मेटल लगा दूं, मेटल, सोडियम लगा दिया मैंने।
सोडियम लगा दिया, तो अब सोडियम तो बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, विक्की डोनर मेरा कजिन ब्रदर है, तो सोडियम बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन देगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरेगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन देगा भैया, मेरे को इलेक्ट्रॉन देना है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर कार्बन को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसलिए ये ऑक्यूपाई कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां आ जाएगा इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये कार्बन बोलेगा हम तो फटे हैं सनम, तुम्हारी भी फाड़ेंगे, हम पर नेगेटिव आया है तो तुम कैसे छूट गए, ये लो रखो इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए नेगेटिव चार्ज, मेरे को नहीं चाहिए, तू भी रख तू भी रख, इसलिए बेचारे पर वेरी वेरी पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बोलेगा हट साले तू भी रख, तो इस पर वेरी 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 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। और ये परमानेंट टाइप का है क्योंकि ये जुड़ गया तो जुड़ गया, आपको छोड़ के थोड़ी जा रहा है इसको, ये तो परमानेंट इफेक्ट कॉज करेगा। आई बात समझ में? यहां पर भी ध्यान रखेंगे दैट इट इज सीन ओनली अप टू 3 कार्बन, इट इज सीन ओनली अप टू 3 कार्बन। अब यहां पर भी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉजिंग प्लस आई इफेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्लस आई इफेक्ट कॉज करेगा वो है आई नेगेटिव, सॉरी ओ नेगेटिव, ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ले, मैं तेरी लगा दूंगा अगर तूने इलेक्ट्रॉन नहीं ली तो। फिर दूसरा है CO2 नेगेटिव, फिर दूसरा है कार्बन जिसके बाद में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मिथाइल ग्रुप होंगे बाबू भैया। उसके बाद में कार्बन, कार्बन के पास में 1 2 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन, उसके बाद में मिथाइल ग्रुप और उसके बाद में ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन का कजिन ब्रदर ड्यूटेरियम। यह है इसका इफेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह हो गया तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट। बहुत इजी है, हलवा रे हलवा, हलवा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की कहां कहां एप्लीकेशंस हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन हैं। ये किसी भी कंपाउंड की एसिडिक या किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है। यह बताता है कि कोई कंपाउंड क्यों एसिडिक है और क्यों नहीं। देखो फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। हमारे पास में कंपाउंड है NH3 पॉजिटिव, ये जुड़ा है एक कार्बन से और ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O OH से, और अपने पास में कंपाउंड है HCH C डबल बॉन्ड O OH। अब हमसे यह पूछा गया है कि इन दोनों में से विच वन इज मोर एसिडिक, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अब आप बोलोगे कि बाबू भैया C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा। तो अब यहां पर आप इमेजिन करो इंडक्टिव इफेक्ट, NH3 दिख रहा है, मतलब NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब ये NH3 क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि ये ऑक्यूपाई कर ले पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन ऑक्यूपाई कर ले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। अब अगर ऐसा होगा
तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि मैं भी खींचूंगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ज्यादा जोर से खींच रहा हूं इलेक्ट्रॉन तो ये कम से कम थोड़ा सा तो खींचेगा। अगर ये बहुत ज्यादा खींच रहा है तो ये थोड़ा सा तो खींचेगा। अब जब इस कार्बन पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो मजबूरन इस ऑक्सीजन को, इस कार्बन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कहां से लाएगा? वो ये हाइड्रोजन के ही पिछवाड़े पे लात मारेगा। तो ऐसे केसेस में ये हाइड्रोजन का ब्रेक होना बहुत ज्यादा आसान है। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट बिकॉज ऑफ NH3 पॉजिटिव which is a very strong electron withdrawing group, which is a very strong electron withdrawing group, causes -I effect on the carbon chain and makes it very easy to release H plus from the कंपाउंड। क्योंकि यहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये कार्बन पर पॉजिटिव आ गया और कार्बन पॉजिटिव रह नहीं सकता, तो इस कार्बन की मदद करने ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो अब ये कार्बन अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन इसकी मदद कर देगा। अब ये ऑक्सीजन खुद तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? तो वो इस हाइड्रोजन को भगा देगा बाहर H+ करके और इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, मतलब डेंसिटी उधर खिसका देगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। बट हम क्या लिखेंगे? बट दिस कंपाउंड do not have any electron withdrawing group, therefore is comparatively less acidic। क्यों? क्योंकि यहां पर इस कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचाएगा, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं जनरेट होगा, इसलिए ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये ऑक्सीजन क्यों छोड़ेगा इस हाइड्रोजन को बाहर? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बाहर क्यों छोड़ेगा? इस पर फोर्स क्यों क्रिएट करेगा? इससे कंपैरेटिवली ये लेस एसिडिक हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को यहां पर चेक किया जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। आ गई बात समझ में? मतलब ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा, ये क्या मदद करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड एनायन में मदद करता है। इट मेक्स या इट हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। यानी अगर आपके पास में कोई कार्बोकेटायन है और अगर उस कार्बोकेटायन पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो +I इफेक्ट से वो स्टेबल हो जाएगा। कोई कार्बोएनायन है यानी कार्बन विद नेगेटिव, मान लो कार्बन है जिस पर अरे साले नेगेटिव चार्ज है ये, तो इस पर आप एक ऐसा ग्रुप लगा दो ना जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहे, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो खींच लेगा। तो ये जो एनायन था ये स्टेबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना यार, क्या बात कर रहे हैं यार, कितना आसान है। तीसरा, ये अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी में मदद करता है। अभी जब हम लोग हेलो अल्केन हेलोअरीन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ऐसे अल्काइल ग्रुप जैसे कार्बन, H और क्लोरीन, ये एक अल्काइल हैलाइड है।
तो इस अल्काइल हैलाइड को अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन करने में मदद करता है। उसके अलावा आपने देखा ना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव, तो एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड कैसा बन गया, पोलर बॉन्ड बन गया ना, पोलर बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया। तो अब अगर ये पोलर बॉन्ड बन गया, यहां पर एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई, यहां पर अगर एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई, तो पोलैरिटी को मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट लगता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को कंपाउंड्स के डायपोल मोमेंट को चेक करने में मदद करता है। यह बताता है कि क्यों किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम है। इन सब चीजों के बारे में ये डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके का कोई भी इशू तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पर अपना इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया और अब हम एक नए इफेक्ट की तरफ चलेंगे। हमने यहां पर सबसे पहला इफेक्ट पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हम लोग चलेंगे हमारे अगले इफेक्ट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं ई इफेक्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है which is caused by an attacking reagent, which is caused by an attacking reagent। और ये कहां देखने को मिलता है? बेसिकली it is observed on multiple bonds। यानी अगर आपके कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड है, लाइक डबल और लाइक ट्रिपल बॉन्ड, तब ये होता है। मतलब आपने जैसे देखा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट था, इट इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड ऑन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। जो आपका सिंगल कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड होता है, ये देखो, ये इस पर ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ऑब्जर्व होगा। तो अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में टेम्पररीली कुछ देर के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस ई इफेक्ट। सबसे पहला इज कॉल्ड एज प्लस ई इफेक्ट। इमेजिन करो आपके पास में कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन मैंने जोड़े, फिर एक कार्बन है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा, इस कार्बन और इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड, इसके पास में एक हाइड्रोजन और इसके पास में एक हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड दिख गया आपको 2 कार्बन के बीच में। अब मान लीजिए यहां पर एनवायरनमेंट में एक हाइड्रोजन आया जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो अब क्या होगा? अब ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को खुद से जोड़ने के लिए क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की वजह से इस कार्बन पर अब केवल एक ही बॉन्ड बचेगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन बहुत चतुरा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां लाके पटक देगा। तो जब ये हाइड्रोजन देखेगा कि मेरे पर प्लस चार्ज है और ये कार्बन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर इस पर अटैक करेगा।
तो अब क्या होगा, ये कार्बन फिर जाकर इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। तो यहां पर अब आप देख पाओगे कि ये वाला CH3 तो एज इट इज रहा, इस कार्बन पर आ गया एक प्लस चार्ज, ये देखिए इन दोनों कार्बन पर आ गया एक और एक हाइड्रोजन और एक ये नया वाला हाइड्रोजन। आई बात समझ में? तो इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, दैट व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड, when the multiple bond is transferred towards the attacking group, जब आपका मल्टीपल बॉन्ड यानी ये ट्रांसफर हो जाए टूवर्ड्स द अटैकिंग ग्रुप, तो इसे प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, देख लो इसको। वैसे ही आता है एक अपने पास में माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड होता है इज बेसिकली ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द अटैकिंग ग्रुप। ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द अटैकिंग ग्रुप। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है और इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब इसके पास में आ गया एक Cn नेगेटिव। अब यहां पर समझना, ये Cn नेगेटिव का मतलब है इसके पास में ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन बोलेगा कि देख भाई मेरे पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तू मेरे से जुड़ जा, एक बॉन्ड बना ले। तो ये कार्बन बोलेगा मैं ऑलरेडी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के रहा हूं। तो ये कार्बन बोलेगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तू ये ऑक्सीजन को लौटा दे, मतलब ऑक्सीजन को बोल कि तू अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जा, साथ में मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जा। तो ये कार्बन बोलेगा फिर मेरे पास में तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे मेरे, मतलब मैं 1, 2 और 3 ही सिंगल बॉन्ड बना के रह जाऊंगा। तो ये साइनो बोलेगा कि अरे पागल, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एक मैं रख लूंगा, एक तेरे को दे दूंगा। तो ये बोलता है वेल एंड गुड, ठीक है, डन। तो ये ऑक्सीजन को बोलता है एक ऑक्सीजन, आज की तारीख में किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना बहुत बड़ी बात है, ले जा। तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये साइनो जाकर इस कार्बन पर अटैक कर लेगा। यहां पर H अटैच हो जाएगा, ये Cn आकर इधर अटैच हो जाएगा, देखो जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन Cn के रहेंगे और ये ऑक्सीजन ये लोन पेयर लेकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर ले। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड था ये इस साइनो के आने से दूर हो गया, मतलब इस साइनो ने इस मल्टीपल बॉन्ड का कोई इस्तेमाल नहीं करा, इनफैक्ट इस साइनो के आने से इस मल्टीपल बॉन्ड को और दूर कर दिया गया, इस साइनो से ये मल्टीपल बॉन्ड दूर चला गया। तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई दिक्कत? बहुत इजी था ये। चलिए, तो अब इसके साथ में हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर रुकेंगे। अब हमारे पास में क्या क्या इफेक्ट बचे, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहूंगा, तो रेजोनेंस की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।
हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, एंड हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे एरोमेटिसिटी पढ़ने के बारे में। एरोमेटिसिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर अगले 2 या 3 लेक्चर्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने की। एंड हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कंप्लीट हो चुका होगा। इसका मतलब फिर हम लोग कौन सी नई सीरीज चालू करेंगे दैट वी विल सी, बट अभी के लिए हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई इशू हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे शेयर करो। हम जल्दी लाइव भी आने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो हम उसको लाइव चैट में डिस्कस कर सकें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।